मस्जिदों पर हमले, मोब लिंचिंग, नारेबाजी की जो तस्वीर आम तौर पर भारत में देखने को मिलती है, अपने मुल्क में देखने को मिलती है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से नेपाल से ऐसी तस्वीर आ रही है जिसमें नौजवान मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं, नफ़रत अंगेज़ गाने गाए जा रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और पुलिस की गोलियां चल रही है और गिरफ्तारियों के मनाजिर की तस्वीर आ रही है। इन तस्वीर ने कई सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर नेपाल को फ़िरक़ावारियत की आग में कौन झोंक रहा है, और अहम सवाल ये है कि क्या नेपाल की हुकूमत इस फ़िरक़ावारियत से निपटने के लिए तैयार है, क्या या फिर नेपाल भी फ़िरक़ावारियत या नस्ली तसादुम की राह पर गामज़न हो जाएगा। आज की इस वीडियो में नेपाल में गुज़श्ता चंद दिनों से होने वाले इस वाक़यात पर तफसील से हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं और आखिर नेपाल फ़िरक़ावारियत की आग में किस तरह से झुलझ रहा है और इससे कैसे निकल सकता है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप पहली मरतबा हमें देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। गुज़श्ता हफ्ते 26 जुलाई को नेपाल के दीवान ज़िला संसारी के दीवानगंज के इलाके में बोलबम के जुलूस को लेकर एक मुस्लिम इलाके में कशीदगी उस वक्त फैल गई जब जुलूस मुसलमानों के महल्ले में नफ़रत अंगेज़ मौसीकी बजा रहे थे। कुछ मुसलमान नौजवानों ने कहा कि आप इस मौसीकी की आवाज़ को कम कर दीजिए। उसी बात पर हंगामा शुरू हुआ। उसी दिन एक और वाक़या ये पेश आया था कि एक मुस्लिम झंडा को कुछ नौजवानों ने हटाकर भगवा झंडा लहरा दिया था। ये दोनों वाक़यात ने मिलकर पूरे इलाके को तशद्दुद की ज़द में ले लिया और देखते देखते ये पूरी जो कशीदगी है नेपाल के तराई के पूरे अज़ला में और जनकपुर तक फैल गया। और इसके बाद तोड़ फोड़, मस्जिदों पे हमले, मोब लंचिंग और नारेबाजी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पुलिस और फोर्सेस को फायरिंग करनी पड़ी, और उस फायरिंग में अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है और 26 से ज़्यादा लोग इस पूरे वाक़े में ज़ख्मी हैं। नेपाल से जारी होने वाले कलम अखबार ने एक रिपोर्ट शाये की है। इस रिपोर्ट में 2 बड़े सवालात खड़े किए गए। पहला मवाजना ये किया गया है कि नेपाल में वही कुछ हो रहा है जो भारत में हिंदू जुलूसों के दौरान होते हैं, और फिर ये सवाल भी खड़ा किया गया है कि आखिर ये पैटर्न वहीं से भारत से तो नहीं लाया गया है। उमूमी तौर पर भारत में जितने भी फ़िरक़ा वाराना तसादुम होते हैं, उमूमी तौर पर ये होता ये है कि कोई हिंदू जुलूस, जो हिंदुओं के जो मजहबी जुलूस होते हैं, वो प्रोग्राम के बरखिलाफ़ मुस्लिम इलाके से गुजरते हैं, फिर मस्जिदों के पास जाकर रुक कर नारेबाजी होती है, मौसीकी, नफ़रत अंगेज़ हिंदुत्व पॉप बजाया जाता है, और अगर कोई इस पर एतराज़ कर दे तो उसके बाद हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस कलम अखबार ने यही सवाल खड़ा किया है कि क्या ये जो पेटेंट है, भारत का जो पेटेंट है, ये अब नेपाल में भी आ गया है। और दूसरी अहम बात कलम अखबार ने जो दोहराया है वो ये है कि पहले जो तशद्दुद होते थे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तराई के इलाके में, मधेशी इलाके में, वो महदूद होते थे, लेकिन अब वो तेज़ी से पूरे इलाके में फैल रहे हैं। दूसरा अहम सवाल उस अखबार ने ये खड़ा किया है कि आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस इफ़हाम व तफ़हीम दोनों तबकों के दरमियान बातचीत करने के बजाय फायरिंग क्यों की, और उस नेपाल में पुलिस की एक माइंड सेट है कि वो मुजाहिरीन को निपटने के लिए बहुत जल्द सी फायरिंग करते हैं। गुज़श्ता सालों में जब हमने जेंजी तहरीक वहाँ नेपाल में उठी, उस दरमियान भी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई थी। तो ये नेपाली फोर्स का एक माइंड सेट है कि वो हुजूम को निपटने के लिए फायरिंग करती है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे किन ताकतों का हाथ है, और नेपाल जो उम्मी तौर पर फ़िरक़ावारियत की जंग से या फ़िरक़ावारियत से महफूज रहा है, वहाँ पे मधेशी बनाम पहाड़ी के झगड़े रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर उम्मी तौर पर मधेशी इलाके में, बंगाल के मैदानी इलाके में, नेपाल के मैदानी इलाके में
हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते रहें। आखिर गुज़श्ता चंद सालों में ऐसा क्या हो रहा है कि नेपाल के मैदानी इलाके में आबाद मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और हर साल ब साल वहाँ फ़िरक़ाना वाराना फसाद हो रहे हैं। अब इस पूरे मुसलमानों को लेकर जो चीज़ें वहाँ पर काम कर रही है, दो अहम चीज़ें काम कर रही है। पहला ये काम कर रहा है कि नेपाल के मैदानी इलाके में मुसलमानों की तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल के मैदानी इलाके से मुसलमानों की आबादी इतनी बड़ी हो जाएगी कि हिंदू यहाँ अक़लियत हो जाएंगे। इसी तरह का प्रोपेगेंडा भारत में भी किया जाता रहा है कि मुसलमान आबादी जिहाद कर रहे हैं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये प्रोपेगेंडा नेपाल में भी जारी है। दूसरा प्रोपेगेंडा ये है कि नेपाल में जिहादी तंजीमें मुसलमानों को पैसा पहुंचा रही है और ये बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन आप देखें कि नेपाल में कुल मुसलमानों की जो आबादी है 5% आबादी है और 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में मुसलमानों की जो आबादी बढ़ी है सिर्फ 1% आबादी बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आबादी बढ़ने की जो शरह है वो एक फितरी आबादी बढ़ने की शरह कोई बाहर से नहीं आ रही। और नंबर 2, ये जो दावा किया जा रहा है कि जिहादी सरगर्मी वहाँ बढ़ी है, तो नेपाल की वज़ारत दाखिला ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि उनके पास ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है जिससे ये बात कही जा सके कि इसके पीछे कि मुसलमानों को जिहादी सरगर्मी या पाकिस्तान की कोई तंजीम उन्हें पैसा फराहम कर रही है। अब असल सवाल ये है कि नेपाल को फ़िरक़ा वाराना आग में कौन, इस सवाल का जवाब नेपाल के नेपाली अखबार जो हमाल खबर बहुत मशहूर वहाँ का फेमस अखबार है, उसने इस पूरे राज का पर्दाफाश किया है। उस अखबार ने अपने इदारिये में कई ऐसे सवालात खड़े किए हैं जो चौंका देने वाले हैं। उस अखबार ने लिखा है कि हमारी तहकीकात के मुताबिक इस तरह के तशद्दुद में, मतलब कम्युनल वायलेंस में बराह रास्त भारत की आरएसएस तंजीमें वाबस्ता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस के मातहत की कई ज़ैली तंजीमें जिसमें हिंदू सम्राट सेना, हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभिमान, हिंदू सम्राट नेपाल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी तंजीमें नेपाल में भी सरगर्म हो गई है। और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों की, हमाल अखबार ने कई लोगों के नाम की निशानदेही की है कि सेवक प्रचारक कोशी सूबे के सरबराह मुकेश कुमार प्रसाद, जनकपुर डिवीज़न के इंचार्ज लक्ष्मण यादव जैसे लोग हैं, ये मुस्तकिल नेपाल में बैठकर भारत के इशारे पर वहाँ पर फ़िरक़ा वाराना फसाद। हमाल अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि आरएसएस की बढ़ती हुई सरगर्मी के ख़िलाफ़ हुकूमत इसलिए खामोश है कि इस तंजीम के पीछे नेपाल की कई बाअसर शख्सियात में शामिल हैं। जैसे नेपाल सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज पुरुषोत्तम भंडारी विश्व हिंदू परिषद के सदर है, जबकि नेपाल पुलिस के साबिक एआईजी कल्याण तमिश्रा हिंदू सेवन संघ नेपाल के कौमी सरबराह है। और इसी तरह से हमाल अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो आरएसएस नेपाल सेवक सेवन संघ जो है नेपाल में वही काम कर रही है जो भारत में आरएसएस करती है। इस मकसद के लिए उन्होंने ये भी रिपोर्ट में आ गया है कि वेद प्रकाश शर्मा और रिवीत कुमार राजपूत जो भारत के शहरी हैं लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। और हिमाल अखबार ने जो वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है, आरएसपी जो संबंधित पार्टी जो जिसके बेलन शाह जिसके वजीर आज़म है जिस पार्टी के, उस पर तनकीद करते हुए कहा कि बेलन शाह पूरे वाक़ये को, पूरे हालात से निपटने में नाकाम है। हिमाल अखबार की पूरी रिपोर्ट को आप देखें, इस रिपोर्ट से ये अंदाज़ा होता है कि नेपाल में बड़े पैमाने पर भारत की हिंदू तंजीमें वहाँ काम कर रही है। इसकी तस्दीक, इस पूरे रिपोर्ट की तस्दीक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइज हेट जो एक अमेरिकन इदारा है उसके रिपोर्ट में भी होता है। इस रिपोर्ट के जो लिखने वाले हैं तारोशी अस्वनी जो भारत के ही रहने वाले हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने उस पूरी रिपोर्ट में भारत में आरएसएस की सरगर्मियों पर रोशनी डालते हुए लिखा कि 90 की दहाई के अवाइल में हिंदू सेवक संघ
एस कायम किया गया था और नेपाल में, और इसका मकसद, और फिर आरएसएस के ही तर्ज पर पूरे नेपाल में इसकी शाखाएं कायम की गई। फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की जो इकाइयां थी वो नेपाल में कायम की गई। और 2024 में जो बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल में जो मुजाहरे हुए, उस मुजाहरे के पीछे भी इन तंजीमों का हाथ था। हम सब जानते हैं कि नेपाल एक ज़माने तक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बादशाहत के खात्मे के बाद नेपाल अब एक सेकुलर स्टेट के तौर पर वहाँ काम कर रहा है। गया है कि दरअसल आप देखेंगे कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला है योगी आदित्यनाथ ने भी एक खत लिखा था नेपाल की हुकूमत को, और ये कहा था कि आप अपने मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाइए, अपने जो आप हिंदू राष्ट्र था उसकी तरफ लाइए। ये पूरा जो दरअसल जो हिंदू राष्ट्र का खात्मा करके वहाँ जो सेकुलर स्टेट बनाया गया, ये जो चीज सूरत हाल थी, ये आज तक हिंदू तंजीमों को वहाँ पसंद नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आरएसएस के निशाने पर सिर्फ नेपाल के मुसलमान हैं। उस अखबार ने भी, एक जो कलम अखबार है जिसके मैंने जिसका मैंने जिक्र किया है, उस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि नेपाल में इस वक्त तेजी से ईसाई मजहब के मानने वाले बढ़ रहे हैं। मुसलसल ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। इस साल फरवरी में आरएसएस की जो विश्व झेली तंजीम है, विश्व हिंदू परिषद ने एक शाखा वहाँ कायम किया था और फिर भारत की तरह ही घर वापसी की मुहिम चलाई थी। तो ये जो पूरी जो ये रिपोर्ट है, आप हिमाल अखबार की रिपोर्ट देखें या कलम टाइम्स की रिपोर्ट देखें या काठमांडू टाइम्स की देखें या फिर अमरीकी इदारे की रिपोर्ट को देखें, ये वाज़ेह हो जाता है कि नेपाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके पीछे दरअसल एक पूरा मनसूबाबंद साजिश है। और ये जो मधेशी इलाका, नेपाल का जो तराई का जो इलाका है, इस इलाके में ही नेपाल में जो मुसलमानों की जो आबादी है 5% के करीब आबादी है, लेकिन मुसलमानों की 90% आबादी मधेशी इलाके में, जहाँ मधेशी इलाका जो भारत और से सटा हुआ इलाका है, उस इलाके में नेपाल में मुसलमानों की जो आबादी है 5% आबादी है, लेकिन ये पूरी आबादी पूरे नेपाल में नहीं फैली हुई है, बल्कि 95% आबादी नेपाल का जो मैदानी इलाका, तराई इलाका है, मधेशी, इसको मधेशी अजला भी कहते हैं, उस इलाकों में मुसलमानों की आबादी है। और बाकी जो पहाड़ी इलाका या काठमांडू है, उस इलाके में मुसलमानों की आबादी जो है 5%। नेपाल में मुसलमान सिर्फ एक अलामती तौर पर अक़लियत नहीं है, बल्कि एक मधेशी इलाके में एक मजबूत अक़लियत है। लेकिन मुसलमानों के साथ दो बड़ी परेशानी है। एक तो सियासी तौर पर उन्हें मधेशी में शुमार किया जाता है, जो उम्मी तौर पर नेपाल की सियासत में मधेशी और नेपाली पहाड़ी लोगों के दरमियान तनाज़ुर है, उस लिहाज से मुसलमानों की शनाख्त मधेशी में होती है, लेकिन अब उनका शुमार तो मधेशी में होता है, लेकिन शनाख्त के एतबार से मुसलमान अपने आप को मुसलमान इस्लामी तहजीब का नुमाइंदा बताते हैं। उसकी वजह से जो मधेशी जो हिंदू है, जिनका आना जाना भारत में ज़्यादा है, और चूँकि नेपाल और बिहार और उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल ये इलाका है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ की कल्चर, वहाँ के माहौल का असर मधेशी इलाके में बहुत ज़्यादा रहता है। उसके असर वहाँ भी नज़र आते हैं। आप हिमाल अखबार की रिपोर्ट को देखें या फिर कलम अखबार की रिपोर्ट देखें, उसमें ये कहा गया है कि इन जो पूरे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि क्योंकि भारत से मुत्तसिल होने की वजह से, कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो नफरत अंगेज मवाद चल रहे हैं, उस मवाद का असर मधेशी इलाके में भी आता है। तो ये जो अब धीरे धीरे जो भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ा है, उसका असर वहाँ भी देखने को मिल रहा है। और सियासी एतबार से नेपाल के मुसलमान और मधेशी हिंदू में एक इश्तराक होने के बावजूद भी मजहबी बुनियाद पर वहाँ एक तफरका पैदा करने की कोशिश हो रही है। और ये तफरका पैदा होने की वजह से एक तरफ जहाँ मधेशी और पहाड़ी के दरमियान जो सियासी कशमकश है, वो उस कशमकश में पहाड़ी मजबूत हो जाएंगे, वहीं मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन 5 जो तराई के इलाके में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी, कई जिले में मुसलमानों की आबादी 20%, 15% के करीब है। उसके बावजूद नेपाल के मुसलमानों के पास कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो उनकी कम्युनिटी से निकलकर नेपाल में सुना जा सके।
دوسری طرف नेपाल की जो मौजूदा हुकूमत है, जो जेनजी तहरीक के नतीजे में वजूद में आई है, उसके पास भी इस पूरे सूरत हाल को निपटने के लिए कोई अज़ायम नहीं है। अब अंदाज़ा लगा लें कि बेलन शाह जो वज़ीर आज़म है, इतने बड़े पैमाने पर दंगा होने के बाद 4 दिन के बाद वो मीडिया के सामने इस पर बोलने के लिए आए। उनका वज़ीर दाखिला 3 दिन के बाद उस इलाके का दौरा किया, और जब उनकी पार्टी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में भी बेलन शाह और नेपाल के वज़ीर दाखिला शरीक नहीं हुए। इससे ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ की जो मौजूदा सियासी क़यादत है, उनके अंदर जो इस फ़िरक़ावारियत को निपटने के लिए कोई अज़ायम नहीं है। तो इस वक्त नेपाल के जो मुसलमान हैं, जिन हालात से दो चार हैं, उन्हें 2 बड़े चैलेंजों का सामना है। एक तो आरएसएस की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ, दूसरी हुकूमत की बेइल्तिफ़ाती और असल सूरत हाल को नहीं समझना एक बड़ी वजह है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप हमें ज़रूर लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।